हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। वीडियो देर से ना पाने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, पर आई प्रॉमिस टाइम टू टाइम अब आपके लिए मैं वीडियोस लाती रहूंगी। लास्ट वीडियो के अनुसार इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन मेथड के रिमेनिंग पार्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड या अनियंत्रित प्रेक्षण विधि एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी है, जिसमें ऑब्जर्वर और इवेंट दोनों पर ही कंट्रोल करके सोशल लाइफ से रिलेटेड जिस भी इंसिडेंट को ऑब्जर्व करना है या स्टडी करना है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। इसी कारण से इसे क्वालिटेटिव या गुणात्मक अध्ययन के स्थान पर क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक अध्ययन कहते हैं। पीवी योंग ने 1966 में इसे डिफाइन करते हुए कहा है कि controlled observation is carried on according to definite pre-arranged plans which may include considerable experiment procedure। यानी कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन नॉर्मली ऐसी निश्चित और पूर्व निर्धारित योजनाओं के साथ संपन्न किया जाता है जिसके अंतर्गत पर्याप्त जो भी प्रयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे समझे तो इस विधि के द्वारा पहले से ही जो निर्धारित प्लानिंग होती है उसके आधार पर कंट्रोल सिचुएशन में विभिन्न प्रकार के टूल्स और एपरेटस की सहायता से ऑब्जर्वर रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड फैक्ट्स को एकत्रित करने का प्रयास करता है, जिस कारण से इस विधि से प्राप्त होने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, क्रमबद्धता और विश्वसनीयता पाई जाती है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि इसे एक कंट्रोल सिचुएशन में किया जाता है, फिर वो कंट्रोल सिचुएशन चाहे वो लैब में हो या फिर फील्ड में। इसके साथ ही इसमें ऑब्जर्वर के इमोशन पर भी कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए ऑब्जर्वर को वेल ट्रेनिंग स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपनी वर्क पर हावी ना होने दे। इसी कारण से इस तरह के मेथड से प्राप्त होने वाले जो रिजल्ट होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं आती। अब बात आती है कि इस तरह के मेथड्स में रिस्पॉन्सेस को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वर रिस्पोंडेंट से उनके रिस्पॉन्सेस को बाय फेस ऑब्जर्व करता ही है, बट इसके अलावा वो टेप रिकॉर्डर या कैमरा का भी प्रयोग कर सकता है। इसके साथ ही रिस्पॉन्सेस को शेड्यूल के माध्यम से या रेटिंग स्केल के माध्यम से भी एकत्रित किया जा सकता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगी कि साइकोलॉजी में रिस्पोंडेंट्स के बिहेवियर को इस मेथड के थ्रू ऑब्जर्व करने के लिए दो मेन अप्रोचेस का प्रयोग किया जाता है। पहला है मोलर अप्रोच। इसमें काफी लंबे समय तक होने वाले बिहेवियर पर फोकस किया जाता है, जिसमें उसकी इंटेंसिटी, रेपिटेशन आदि को ध्यान दिया जाता है। जैसे दो पर्सन अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनके बीच में होने वाली लंबी बातचीत क्या है, उनके हाव भाव क्या है, उनका गेस्चर क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ टोन क्या है, वे ऑफ पिच क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सेकेंड अप्रोच है मॉलिकुलर अप्रोच, यानी कि आणविक उपागम। इसमें ऑब्जर्वर रिस्पोंडेंट के हर छोटे छोटे व्यवहारों को ऑब्जेक्टिवली नोट करता है, जैसे बॉडी के किसी एक पार्ट को हिलाना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करना, उसके द्वारा बोले गए जो सेंटेंसेस है उसकी पिच क्या है, उसमें यूज किए गए वर्ड्स क्या हैं, इन सभी बातों को वो नोट डाउन करता है। इसके लिए वो कभी कभी कैमरा या टेप रिकॉर्डर का भी उपयोग करता है, जिसे बाद में वो फुली अटेंशन देकर उस स्टडी से रिलेटेड फैक्ट्स को निकालता है। तो ये था कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की लास्ट टाइप की, यानी कि मास ऑब्जर्वेशन मेथड या सामूहिक निरीक्षण विधि। मास ऑब्जर्वेशन मेथड विधि साधारणतः अगर हम देखें तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट, सिचुएशन या बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक्त ऑब्जर्वर के द्वारा कहीं ना कोई भूल चूक हो जाती है। इससे उसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन और प्रेडिक्शन करने में जो ऑब्जर्वर की श्योरिटी होती है
वो 100% नहीं हो पाती। ऐसे में इस तरह के मिस्टेक्स और एरर्स को दूर करने के लिए ही मास ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि सामूहिक निरीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वर के स्थान पर अनेक ऑब्जर्वर उस रिलेटेड बिहेवियर जिसका की स्टडी किया जाना है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे बाद में एक सेंट्रल पर्सन के द्वारा सभी ऑब्जर्वर के द्वारा दिए गए फैक्ट्स को एक साथ मिलाकर उसका एनालिसिस किया जाता है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, चलिए इनको जान लेते हैं। पहला एडवांटेजेस है कि मास ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू कंट्रोल और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा जो भी रिजल्ट आते हैं उनको निष्पक्ष रूप से एनालिसिस किया जा सकता है, क्योंकि मास ऑब्जर्वेशन मेथड में बहुत सारे ऑब्जर्वर एक साथ ही किसी एक स्टडी पे स्टडी कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो जिस भी मेथड का यूज करेंगे, चाहे वो कंट्रोल हो या अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड हो, दोनों ही का निष्पक्ष रूप से एनालिसिस लास्ट में सेंट्रल पर्सन करता है। सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि इसमें जो ऑब्जर्वर द्वारा किए गए जो पक्षपात होते हैं उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि अंत में जो एनालिसिस किया जाता है वो एक वेल ट्रेन्ड पर्सन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि मास ऑब्जर्वेशन मेथड में ऑब्जेक्टिविटी आसानी से देखी जा सकती है। इसके साथ ही इसमें डेटा कलेक्शन के टाइम पे जो सब्जेक्टिविटी आती है उसको भी डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, इससे प्राप्त होने वाले जो कंक्लूजन्स होते हैं उनकी रिलायबिलिटी काफी हाई क्वालिटी की होती है, क्योंकि इसमें एक वेल ट्रेन्ड जो पर्सन होता है वो लास्ट में सारे ऑब्जर्वर के फैक्ट्स को एनालिसिस करके लास्ट कंक्लूजन पे निकलता है। इन एडवांटेजेस के होने के बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें एक साथ कई ऑब्जर्वर की नियुक्ति किए जाने के कारण ये मेथड बहुत ही ज्यादा खर्चीला हो जाता है। सेकेंड, सभी ऑब्जर्वर के लिए उनके अनुसार रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स और टूल्स को प्रोवाइड करने के कारण भी ये मेथड काफी खर्चीली साबित होती है। नेक्स्ट, ये धन के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं एक ही स्टडी को करने के लिए। तो जो डिफरेंट ऑब्जर्वर होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे अपनी स्टडी को कंक्लूड करके तो जो लास्ट एनालिसिस करने वाला पर्सन होता है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इसलिए एक टाइम टेकिंग ये प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड के सारे टाइप्स हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट मेथड से और कंट्रोल अनकंट्रोल मेथड से किस प्रकार से डिफर करता है। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उसमें ऑब्जर्वर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी की जब स्टडी करने जाता है तो वो वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बिना किसी भी पार्टिसिपेशन के वहाँ उनके रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में ऑब्जर्वर अपना जो आइडेंटिटी है वो छिपा कर रखता है और उनके ही कम्युनिटी का एक मेंबर बनकर उनके जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है। वो अपनी आइडेंटिटी सबको बता देता है और वो किस लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुआ है या उनके ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी में शामिल हुआ है वो भी उनको क्लियर कर देता है। उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करता है। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंसेस है कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड है वो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि वो पहले से ही उनको निर्धारित होता है कि कौन से बिहेवियर को टारगेट करना है, किस कम्युनिटी में जाना है, किस तरह से पर्टिकुलर बिहेवियर को या उस टाइम पीरियड में ही उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ये पूरा डिफाइन होता है आपके नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी
इंडिविजुअल छिपा लेता है, ऑब्जर्वर छिपा लेता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वो वेट करता है कि वो टाइम जब आएगा तब उनका बिहेवियर बाहर निकलेगा, उसके बाद वो उनके रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करेगा। तो एक तरह से ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड से कैसे डिफर करता है। तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में हम देखें तो जो भी स्टडी की जाती है वो स्टडी एक कंट्रोल सिचुएशन में की जाती है, यानी कि वो लैब में की जा रही है या फील्ड में की जा रही है, बट वो कंट्रोल सिचुएशन में होती है। जबकि अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें वो ऑब्जर्वर होता है वो किसी भी इवेंट पे, किसी भी सिचुएशन पे किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं लगता। नेक्स्ट डिफरेंस है कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में इवेंट के साथ साथ ऑब्जर्वर के ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है, ताकि उनके जो इमोशंस है, थॉट्स है, वो किसी भी प्रकार से उनकी स्टडी पे हावी ना हो। जबकि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में जो स्टडी होती है वो एक कंट्रोल सिचुएशन में होती है। तो इस तरह से जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनके बिहेवियर में भी हम आर्टिफिशियलिटी देख सकते हैं। जबकि अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक नेचुरल कंडीशन में कंडक्ट की जाती है। तो वहाँ जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो नेचुरल होते हैं, उनमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में एक प्री प्लान्ड योजना होती है, जिसमें किस व्यवहार को कहाँ पे कब कैसे नोट करना है, ये सारी चीज़ों का पहले से लिखा चुका होता है। परंतु अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है, और ना ही इसमें किसी तरह के एडवांस एपरेटस का भी यूज किया जाता है रिस्पॉन्सेस को नोट करने के लिए। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में अगर हम देखें, चूंकि ये प्री प्लान होती है, तो उसमें जो फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है उसके लिए भी एक योजना पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। परंतु अगर हम सेकेंड हैंड में देखें कि अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में अगर हम देखें तो जो भी रिस्पॉन्सेस जो कलेक्ट किए जा रहे हैं उनसे हमें कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या आपके कम्युनिटी की कोई जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इंटीमेसी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होती है। जबकि अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करके वहाँ पे जो इनके सीक्रेट्स हैं उनको इजीली जाना जा सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में जो ऑब्जर्वर होता है वो बायस्ड नहीं होता है, जबकि अनकंट्रोल जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उसमें रिसर्चर बायस्ड हो जाता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी में, उनके थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस के साथ में अटैच्ड होता है, इसलिए उसमें उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में का यूज जो है वो केवल छोटे ग्रुप पे ही किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल सिचुएशन में इसको जनरेट किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है, तो एक छोटा समूह ही उसमें लेकर उनके ऊपर स्टडी की जा सकती है। परंतु अगर हम अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड में देखें तो यहाँ हम जो पार्टिसिपेंट हैं या रिस्पोंडेंट हैं उनको एक लार्ज स्केल पे लेकर उन पर स्टडी कंडक्ट की जा सकती है। तो ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नए मैथड्स को लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।